हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें आज जो टॉपिक करना है एक बार फिर से वो करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, देखो एज्यूम करते हैं भाई ये बाईसाइकिल है, ठीक है, ये एक बाईसाइकिल है, ये इधर जा रही है, ठीक है, ये किधर जा रही है, इधर जा रही है, ये एक बाईसाइकिल है, ये इधर जा रही है। क्या हुआ, उसी टाइम एक मेरे ऊपर इधर से हवा आई, तो हमारा जो इम्पैक्ट होगा, मेरी साइकिल का मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, जो मेरे पे फोर्स लगा वो किस तरफ है, उसके परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या था, मोशन, ये क्या था, मेरा फोर्स। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। भाई मैं पूरी तरह ना तो फोर्स की डायरेक्शन में जाऊंगा और ना किसकी, मोशन की डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेस कर लूंगा, कोई बात नहीं। बाय चांस ये फोर्स ऐसे लगने की बजाय मेरा ऐसे लग जाए, अब क्या होगा, अब अगर मेरा मोशन की स्ट्रेंथ या मोशन का जो फोर्स है, जो टोटल स्पीड से मैं आ रहा हूं, वो ये जो अप्लाइड फोर्स अपोजिट इससे ज्यादा है, तो मेरी रिलेटिव डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ। अगर फोर्स ज्यादा है तो मेरा रिलेटिव डायरेक्शन क्या होगा, साइकिल पीछे जाने लग जाएगी। अगर यही चीज इस तरह है तो मेरा रिजल्टेंट ऐसे ये निकलेगा। ये हमने किया था रिलेटिव मोशन में, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं मैं। क्या होता है, हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे चलो भाई ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन में ये ले लेता हूं, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया। अब डाइपोल को मैं 3 टाइम से प्लेस कर सकता हूं, एक ये रहा, ए बी, ठीक है, एक ये रहा, बल्कि नाम लिख देता हूं A1 B1, सिचुएशन 1, ठीक है, A2 B2, A2 और B2, सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 1, when dipole is perpendicular to electric field, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगा, सीधा सा 0। क्लियर है। उसके बाद सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 क्या है, when electric dipole is parallel, नो इफेक्ट। क्या होगा उसमें, नो इफेक्ट क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तीसरी चीज आती है सिचुएशन 3, when electric dipole is placed at some angle, हमने उसको कुछ एंगल पे प्लेस कर दिया, यानी जो सिचुएशन है इस बार वो है A3 B3, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज A और B को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बताओ A पे मैं क्या प्लेस करूं, A पे क्या प्लेस करूं, B पे क्या प्लेस करूं। A पे अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया तो B पे क्या करूंगा, नेगेटिव प्लेस कर देता हूं। भाई डाइपोल क्या होता है, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बट अपोजिट होते हैं, उनके बीच की जो लेंथ होती है वो 2L लेता हूं। तो मैंने क्या किया, A और B को ऐसे प्लेस कर दिया। तो जब दो चार्जेस सम एंगल पे प्लेस हुए, कुछ एंगल पे प्लेस हुए, तो इट फॉर्म्स अ कपल। अब ये जो वर्ड आता है ये होता है कपल। कपल मीन्स वो एक फॉर्मेशन बना लेगा। कपल का मीन्स क्या होता है, कपल क्या होता है, कपल जो हम समझते हैं वो वाला कपल नहीं होता, ये वो वाला कपल होता है कि भाई चल ठीक है, मैं राइट जाता हूं तू लेफ्ट जा। ये तो नहीं है ना दोनों राइट जाना शुरू कर देंगे। अब ये जो कपल है ये ऐसे का ऐसे तो नहीं आना शुरू कर देगा, ये क्या करेगा, या तो ऐसे चला जा, मतलब मैं डाउन आ जाता हूं, मैं कहा जाता हूं, डाउन आ जाता हूं, तू कहा जा। अब कपल का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो पॉइंट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं,
भाई मैं तो नीचे आऊंगा, तो चल भाई मैं ऊपर आ जाता हूं, यही तो कपल का काम होता है ना। मैं राइट जाऊंगा तो तू कहां जा, लेफ्ट आ जा। तो वो कपल का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन बनाना। जब एक डाइपोल कपल में होता है तो उस कपल की वजह से इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अब टॉर्क जो वर्ड है ये कोई मुश्किल नहीं है। टॉर्क वर्ड होता है व्हेन वी पुट या व्हेन वी अप्लाई मैक्सिमम फोर्स एट फर्स्ट सेकंड ऑफ आवर मोशन। नहीं समझ आया तो मैं सीधे वर्ड में, एक हरियाणवी वर्ड है काकर काट देना। काकर काट देना मतलब जैसे ही बाई चांस आपने कोई शैतानी की, आप कोई शैतानी कर रहे हैं और पीछे से आपके फादर आ गए, आप अपना मैक्सिमम स्पीड में दौड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जितना आपका फोर्स होगा वो मैक्सिमम लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एवरेज अपना मेंटेन करेंगे। ये तो नहीं है ना आप जैसे फादर साहब देखे एकदम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े तो लगातार 3 घंटे आप 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ते रहे, नहीं। अब मैक्सिमम जब देते हैं तो इट इज कॉल्ड टॉर्क, यानी फर्स्ट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैं कहूं इंस्टेंट मोशन पे आपका या इंस्टेंट सेकंड पे आपने मैक्सिमम दिया, और वो इंस्टेंट कौन सा, वो पहला सेकंड जब आपने क्या किया, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया, तो इट इज नोन एज टॉर्क। तो वो क्या होगा, टॉर्क। तो ये जो डाइपोल है ये क्या फील करेगा, एक टॉर्क। ठीक है, ये क्या करेगा, टॉर्क। ये केस तो हो गया जब एंगल थीटा था। अब आ जाते हैं A1 और B1। A1 और B1 फर्स्ट सिचुएशन थी, सिचुएशन 1 व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इनका मैग्नीट्यूड ऐसे कह रहा है, इनका ऐसा कह रहा है 0। ये ऐसे हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। बाई चांस आप हवा के रास्ते में जा रहे हो तो आपको क्या मतलब, हवा सीधी चल रही है, तेज चले, बल्कि आपको तो फायदा होगा। ठीक है, तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो इसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया एक टॉर्क, और वो टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये टॉर्क प्लेस कर दिया मैंने, सॉरी टॉर्क कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितने लेते हैं, 2L, यहां से लेकर यहां तक, है ना। अब यहां पर एक चार्ज है बाई चांस -q, यहां पर क्या है, +q। दूसरी चीज, चार्ज की भी एक प्रॉपर्टी होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो विद, या मैं कहूं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने लिखे, आप नोट भी कर लेंगे। अब कहेंगे सर ये याद करना, नहीं याद क्यों करना है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको एक कंडक्टर भी समझ लेते हैं। मैं इस डायरेक्शन को प्रूव कर देता हूं भाई। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पे है तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में भागेंगे, इस डायरेक्शन पे। लोअर पोटेंशियल इस पे है तो प्रोटॉन्स उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो हमारा जो करंट का रहता है वो क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि रियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा किस तरफ भागते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इससे भी हम साफ देख सकते हैं कि भाई हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो -q उसके अपोजिट जाएगा और +q उसके अलोंग जाएगा। क्लियर हुआ कि q में +q को उसके अलोंग कर रहा हूं और q में -q को उसके अपोजिट कर रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब
अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। यूनिफॉर्म का मीन्स हर पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम। एक डाइपोल प्लेस किया जिसकी लेंथ है 2L, जिसकी लेंथ है 2L, 2 साफ लिख देता हूं 2L, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेगेटिव पे जो फोर्स लगा वो E की डायरेक्शन, E किस डायरेक्शन में है, इसमें। मैंने उस टाइम भी बताया था कि जब भी पेपर करेंगे E के ऊपर डायरेक्शनल वेक्टर जरूर लगाएंगे, ये एरो जरूर लगाएंगे जो मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है QE। यहां भी फोर्स क्या हो जाएगा, QE, लेकिन यहां मुझे अलग दिख रहा है, फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया, और उसके अपोजिट है इसलिए मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया, ठीक है। अब ये डाइपोल क्या करेगा, द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है जो हमारा फोर्स लग रहा है उस कपल में। टॉर्क क्या होता है, कपल, और कपल क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोल्स साइमल्टेनियसली। यानी अगर एक पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इसमें, एक पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इसमें, एक इस एंगल में जा रहा है तो दूसरा उसी एंगल के अपोजिट, यानी दे फॉर्म कपल। और कपल का मोशन मुझे फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कपल की बजाय, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स and multiply by perpendicular distance between electric field and dipole। डाइपोल को मैं P से डिनोट कर सकता हूं ना, तो वो क्या हो गया, P, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना था, P, ठीक है। तो यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हुआ जो क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो मेरे पास देखो, मैं इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड मेरी बन गई हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड बन गई मेरी परपेंडिकुलर, और ये वाली मेरी क्या बन गई, बेस, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मुझे इस लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस जो डिस्टेंस की, तो वो क्या मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल मेरे पास फॉर्मूला है। अब आप इसको क्या कहते हैं वो अलग है, मैं कहता हूं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन मुझे किससे मिल रहा है, साइन थीटा। तो मैं क्या यूज करूं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की तो वैल्यू मुझे निकालनी है जो क्या है असल में मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा, 2L। तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 2L साइन थीटा। 2L, ये 2L यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना होगा बेटा, 2L साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब हम आएंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ठीक है। यानी टॉर्क इज इक्वल टू, मैं F ले लूं क्योंकि अलोंग है तो मैं QE ले लूं, QE फोर्स, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2L साइन थीटा। मैंने इनको रिप्लेस किया, E
इंटू क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा, ऐसे कर लिए। तो Q इंटू 2L मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हो गया, E P साइन थीटा। और हम जानते हैं जब साइन थीटा आता है तो ये क्या शो कर रहा है मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट। देयरफॉर E क्रॉस P इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E क्रॉस P, E क्रॉस P, E क्रॉस P, ठीक है, E क्रॉस P। तो ये मेरा क्या है, टॉर्क है, ठीक है। अब इनके केसेस भी ले लेते हैं, तो हम केस के लिए यही वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू E P साइन थीटा, ठीक है, E P साइन थीटा। अब इसको तो इरेज कर दो। अब करते हैं अपनी सिचुएशंस। आपने सबसे पहले मैंने बोला सिचुएशंस, है ना, सिचुएशंस करते हैं। तो व्हेन केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 तो टॉर्क कितना, 0। क्यों, E P साइन 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। अगर नहीं समझ आया तो E P साइन 0 डिग्री यानी 0। केस 2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो जो मेरा टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2, हाफ टॉर्क फील करेगा जब मैं एक डाइपोल को 30 डिग्री पे प्लेस करूंगा। 0 पे प्लेस कर दिया, खत्म। 30 पे कर दिया, आधा। 45 पे, क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। ऐसे ही साइन केस 3 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, 1/√2। तो टॉर्क भी मेरा क्या हो जाएगा, साइन इंटू में टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E क्रॉस 1/√2। तो मेरा जो रिजल्ट है ये क्या है, टॉर्क क्या हो जाएगा, 1/√2। 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। सीधा ले लेता हूं मैं केस 4, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस टाइम मेरा क्या होगा, P क्रॉस E। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मुझे जब एंटर कराना है, अगर वो पैरेलल गया, अगर वो पैरेलल गया तो उसका टॉर्क क्या होगा, मिनिमम, या मैं कहूं 0। अगर वो परपेंडिकुलर गया तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर हुआ बेटा, मैक्सिमम टॉर्क। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए देखो, सबसे पहले 11th में चल पड़ते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे डालते हैं, बाय चांस मैं क्या खेल रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैं इसका पूरी डेरिवेशन तो आप जानते हैं, कर लेंगे। बस आपको अगर समझ नहीं आया था तो वो ये नहीं आया था कि भाई मैंने यहां सॉरी, ये तो यही है, यहां और ये E1 और E2 ये क्या कर दिया था। तो हम इस चीज को समझते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट या एट एक्सियल या इक्वेटोरियल। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुझे उसको प्लेस करना पड़ा था, तो मैं सीधा सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर देता हूं। ठीक है, मैं खेल रहा हूं क्या, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में ये मेरा स्ट्राइकर है, मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरी बहुत सारी जो है गिट्टिया, कोई राजा रानी पता नहीं क्या है, 10 की 20 की, ऐसा ही होता है ना। ये जाके कोलाइड किया इसके साथ, इसी ने इसके साथ भी कोलाइड किया, इसी ने इसके साथ भी कोलाइड किया, और इसने इसके साथ भी कोलाइड किया, और इसने इसके साथ भी कोलाइड किया। अब देखो, जब दो पॉइंट्स आपस में सेंटर में टकराएंगे तो दोनों का मोशन सेम होगा। हमने सीखा ना, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी इसको दे देगा, काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। अगर ये चीज इसके एज पे टकराई, यानी इसका मोशन ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, हम ऐसे ही करते हैं ना, साइड मारते हैं, थोड़ा वो छिटक के हमारे छेद में चला जाता है, इसमें जो हमारा उसमें कैरम बोर्ड में यहाँ छेद होते हैं, उसमें चला जाता है। क्यों,
अगर मुझे इसको डालना है तो मैं इसको कुछ ऐसे एंगल में मारूंगा कि इसका जो मोशन हो क्या हो, ये। तो असल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का यूज तो हम कैरम बोर्ड में भी करते हैं, कैरम बोर्ड में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर या पैरेलल करेंगे, तो सबसे पहला केस था जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो वो कभी कोलाइड भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो आगे पीछे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भी 30 किलोमीटर, क्या ये कभी टकराएंगे? कभी भी नहीं, कोई मतलब नहीं इनको पैरेलल परपेंडिकुलर। लेकिन एक 30 से इधर आ रहा है, एक 30 से इधर जा रहा है, तो यहाँ चांसेस हैं इनके कोलिजन के। तो यहाँ पर आकर मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ऐसे डालते हैं। तो देखो मैं इन दो चार्जेस को ले लेता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलग अलग, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो भाई एक मेरा चार्ज है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। मैं अभी डाइपोल नहीं बना रहा हूं। ये पॉइंट पी है, यहां बना देता हूं, ये पॉइंट पी है, इसका नाम मैं थोड़ा दूर रख देता हूं। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मेरे पास कोई चार्ज है, बताओ कौन सा? मान लो वो नेगेटिव चार्ज है। तो इस पी पॉइंट पे मेरे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इसको भी ऐसे मार्क कर देता हूं और इसको भी। अब इसके बीच में और इसके बीच में, यानी माइनस क्यू और माइनस क्यू, क्या भाई कूलम्स फोर्स ने स्टेट किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जरूर होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा रिजल्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से ये रिपल्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। नाम दे दू प्लस वन वाले को क्या दू, ई प्लस ई लिख दू, इसको माइनस ई लिख देता हूं, सिर्फ लिखने का ढंग। वैसे मैं E1 E2 लिखता हूं बुक में, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं E प्लस और E माइनस। ठीक है, तो E माइनस की वजह से तो रिपल्शन हुआ और E प्लस की वजह से क्या हुआ। अब मैंने इन दोनों को बाई चांस फॉर्म कर दिया किसमें, डाइपोल में। अब देखो स्ट्रेंथ पहले इस पॉइंट से लग रही थी, अब इस पॉइंट से लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों का डाइपोल फॉर्म किया, तो जो टोटल मास कंसंट्रेटेड या टोटल स्ट्रेंथ कंसंट्रेटेड होती है वो होती है सेंटर पे। तो इसका जो इफेक्ट है वो मुझे अब किससे लेना पड़ेगा, इन दोनों के सेंटर से। और सेंटर इससे कितनी दूर है बेटा, ए। इससे भी कितनी दूर है, ए। इससे भी कितनी दूर है, ए। यानी दोनों सेंटर, नाम ही तब सेंटर पड़ा जब दोनों इक्विडिस्टेंट है उस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से जब मैंने देखा तो मेरा रिजल्टेंट इस तरफ था, या रिजल्टेंट इसकी वजह से इस तरफ था, इसकी वजह से इस तरफ था, तो मैंने क्या किया, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्लेस कर दिया। अब ये रिजल्टेंट है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेरे ऐसे बन गए, यानी E नेगेटिव का बना लेते हैं और E नेगेटिव का। इसको जाना चाहिए था, एक्सियल पॉइंट ले लेता तो इस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया। जाना इसको इधर था तो इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आया वो क्या आया, यहाँ पर उसने क्या बनाया, थीटा। यानी अगर हम एक्सियल पॉइंट ले लेते, ऐसा किया था तो उसमें तो एंगल का पंगा ही नहीं था। अब हमने क्या लिया है, एक पैरेलल पॉइंट लिया है, तो उसके क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट है। परपेंडिकुलर है तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो गया इस डायरेक्शन में, इसलिए इसने क्या बनाया, थीटा। अब आ जाते हैं E2 नहीं सॉरी E1 के कंपोनेंट्स डालते हैं। तो 11th क्लास में हमने किया था कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डालते हैं तो जिस एरिया में या जिस सेगमेंट में थीटा होता है वहां पर यूज करता हूं कॉस थीटा, और जिस तरह थीटा नहीं होता वहां यूज करता हूं मैं साइन थीटा। साइन थीटा, ये तो हुआ रिपल्शन। अब आ जाते हैं E पॉजिटिव की वजह से। E पॉजिटिव की वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भाई ये इसकी वजह से लगा, तो इस पे अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। हुई किस डायरेक्शन है, इसमें, तो इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक ये बन गया और एक ये बन गया, E पॉजिटिव, E पॉजिटिव। इसने किसके साथ एंगल बनाया, थीटा इसके साथ बनाया। तो E पॉजिटिव विदाउट थीटा यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, E साइन थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, E कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जब ये कंपोनेंट्स बन गए हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड E नेगेटिव और E का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, प्लस इनके बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। यानी एक इस पेन को मैं
20 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा हूं, 20 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा हूं, तो ये पेन कहां जाएगा? इस तरफ, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स। तो ये ना इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, तो ये दोनों क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? कैंसिल आउट। अब आ जाते हैं E1 और E2, इन दो वेक्टर्स को मैं दोबारा से फॉर्म करता हूं। ये ऐसे दिख रहे हैं आपको, मैं इसको एक ऐसे बना देता हूं। तो E1 या E नेगेटिव एक वेक्टर है, E पॉजिटिव एक वेक्टर है, ये इनका क्या है? रिजल्टेंट है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है, तो हम जानते हैं व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम हो तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो यहां पर जो मेरा वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? E नेगेटिव प्लस E पॉजिटिव। अब इसका मतलब ये मत करना कि सर 0 हो गया, नहीं। E1 की स्ट्रेंथ देखो, सेम डिस्टेंस सेम पॉइंट है, और E2 की स्ट्रेंथ देखो, इसलिए 2 E1 प्लेस किया था यहाँ। E1 की वैल्यू क्या है? 1 बाय मल्टीप्लाई 2 इंटू, क्यों? क्योंकि E1 का भी मैग्नीट्यूड सेम और E2 का भी सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 E पॉजिटिव और E नेगेटिव, तो मैं किसी को भी ये लिख लूं, लो, अब मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं रही। तो E1 cos थीटा E cos थीटा कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा। वैल्यूज प्लेस करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2E cos थीटा की वैल्यू देखो, 2 इंटू E की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। ये मैंने क्या किया? उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट cos थीटा। फिर से भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल मैंने मिटा दिया, बस हमें उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू और प्लेस करनी है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके रिगार्डिंग बनाया है। अगर इसकी पूरी डेरिवेशन है तो आप दोबारा से वो वीडियो देखेंगे तो आई होप आपको अब समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं।